नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बारे में। आपको पता है 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के अंदर वोटिंग होनी है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है एसआईआर के बाद कटे हुए वोट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक ऐसा फैसला दिया है जिससे चुनाव पलट सकता है। ममता बाग बाग है। ममता सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का धन्यवाद कह रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी क्या बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। ममता बनर्जी की एसआईआर से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 91 लाख वोट कट गए हैं। लगभग 34.45 लाख वोट जो हैं इस वक्त एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर हैं। ये मैं आपको समझाऊंगा कि ये ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया है और कौन कौन वोट कटने के बाद इसके अंदर जा सकता है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये 34.45 लाख लोग वोट अगर दे पाते हैं तो ये अपने आप में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को बदलने का मादा रखते हैं। आपको पता है पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो वोट प्रतिशत था उसका अंतर लगभग 10% के आसपास था। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उन ओपिनियन पोल्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच का जो का जो वोट्स मिल रहे हैं उसका अंतर मात्र 2% है। तो ये 34.45 लाख वोट ममता बनर्जी के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया है। ये आर्टिकल क्या कहता है ये सब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इतना तय है कि अगर एपिलेट ट्रिब्यूनल ने इन 34.45 लाख में से जितने भी वोट हैं अगर उसकी सफाई कर दी और उसके हिसाब से उन्होंने ये कह दिया ट्रिब्यूनल ने कि ये लोग वोट दे सकते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन को एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट निकालनी होगी। जो उसे निकालनी होगी 23 अप्रैल के चुनाव से पहले 21 तारीख को और 29 के चुनाव से पहले 27 तारीख को। अब आर्टिकल 142 क्या है, ये तमाम चीजें क्या कहती हैं, जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है वो कितने केसेस रोज निपटा सकता है, इन तमाम चीजों पर बात होगी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, 91 लाख वोट कटने के बाद ममता बनर्जी का डर बड़ा था और हमने देखा उसमें हिंदू भी कटे हैं, मुसलमान भी कटे हैं, लेकिन ज्यादातर ममता बनर्जी के घुसपैठिए वोटर हैं और उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाई चुनाव आयोग ने। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कि अगर 34.45% जो वोटर हैं अगर वो वोटर एपिलेट ट्रिब्यूनल उनको वोट देने के लिए उपयुक्त मान लेता है तो उनके नाम जोड़ लिए जाएंगे। ये ममता बनर्जी के लिए कितनी राहत की बात है। दीपक जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से जाहिर सी बात है ममता बनर्जी खुश जरूर होंगी, टीएमसी खुश जरूर होगा। एक उम्मीद की किरण जो बिल्कुल बुझ सी गई थी उनकी, वो दोबारा जगी, उम्मीद की किरण जगी है। इसलिए जगी है कि सुप्रीम कोर्ट यूजुअली 142 अनुच्छेद का इस्तेमाल नहीं करता है, बहुत कम करता है। 142 अनुच्छेद में पता है आपको दीपक जी की सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो किसी भी मामले में सीधे डायरेक्शन दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस पावर का बहुत ही कम यूज करती है। लेकिन 142 धारा का यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने और बहुत साफ साफ कहा है कि अगर आपके खिलाफ डिलीशन वाले लोग जा रहे हैं तो 23 तारीख के मतदान के लिए 21 तारीख तक आपको अपना फैसला अगर इनके फेवर में आ गया तो इनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। उसी तरह 29 तारीख के लिए अगर 27 तारीख तक उनका फैसला आ गया तो उनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। यानी ममता बनर्जी आखिरी जो चांस है वो अब लेने के लिए तैयार है। दीपक जी, आपको मतलब सब पता ही है कि 25% वोटर के करीब नाम डिलीट हुए थे ममता बनर्जी जैसे के विधानसभा क्षेत्र से। शुभेंदु अधिकारी का सिर्फ 3% वोट डिलीट हुआ था, लेकिन दिलीप घोष ममता बनर्जी जैसे सीटों पे 25% नाम डिलीट था। तो ये बड़ा चिंता का विषय था ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए, बहुत बड़ा विषय था। और इसलिए बार बार ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन के चक्कर काट रही थी। आपको याद है ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में आके अपना बहस खुद भी करके जा चुकी है। तो ऐसे समय में अगर उनको उम्मीद की कोई किरण मिली है तो जाहिर सी बात है उनके लिए राहत की बात है। लेकिन
मैंने जो समझा है, मेरे जो लोकल रिपोर्टर्स हैं और जो लोकल नेतृत्व है, जिनसे मैंने समझा है कल से लेकर आज तक, तो दीपक जी उसमें बीजेपी भी खुश है। क्यों, वजह क्या है? हिंदू वोटर्स भी बहुत कटे थे, जेन्युइन वोटर्स भी कुछ भीड़ की वजह से, जिसपे बीजेपी आरोप लगा रही थी कि भाई लोकल चूंकि ऑफिसर्स ममता के थे, तो उन्होंने उनको रोका था, उसने जानबूझ के नाम को डिलीट किया है। तो वैसे में बीजेपी भी कह रही है कि साहब हमारे वोटर भी तो आ रहे हैं वापस, हमें भी तो फायदा होगा, आप क्यों एक एक पक्षीय क्यों सोच रहे हैं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लास्ट मोमेंट पे ये 34 लाख वोटरों का क्या होता है, ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। दीपक ठीक जी, है। अब आप, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी इसको कैसे समझ रही है, और क्या वाकई टीएमसी इस समय इस रोल में होगी? क्योंकि टाइम कम बचा है, आज 17 तारीख हो गया, टाइम बिल्कुल। बहुत कम बचा है, बिल्कुल। कर पाएंगे लोग? हाँ, मैंने सबसे बड़ी बात तो है, ममता के हाथ भी बंधे हुए हैं, बीजेपी के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि इन तमाम वोटर्स ने जो है एपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके सामने अपनी एप्लीकेशन दे के रखी है। अब ट्रिब्यूनल एक दिन में कितनी एप्लीकेशन निपटा सकता है? ट्रिब्यूनल एक दिन में, क्योंकि उसको तमाम डाटा का वेरिफिकेशन करना है, नामों का वेरिफिकेशन करना है, पुरानी वोटर लिस्ट भी देखनी है, इन तमाम चीजों को देखना है, तो ट्रिब्यूनल की स्पीड कितनी रहती है, ये सब कुछ इस पर डिपेंड होगा। आपको पता है ये जो 34 लाख लोग थे, इसमें जो 27 लाख लोग कटे थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा था कि हमें वोट डालने की इजाजत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इजाजत को देने से ये कहते हुए मना कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने आपके नाम को काट दिया है, और जब तक आपका नाम ट्रिब्यूनल क्लियर नहीं करता, हम आपको जो है वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते। अब सवाल यहां पर यह था कि इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट जारी करनी ही थी, ये बिल्कुल तय बात थी, चुनाव से पहले वोटर लिस्ट जारी होती है। लेकिन ये वोटर लिस्ट कब जारी हो, तो इसको आखिरी चुनाव की बेला तक सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है। यानी अब नए सिरे से सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बनानी होगी, और जितने नाम ये ट्रिब्यूनल जो है क्लियर करता है, उन नामों को इस वोटर लिस्ट के अंदर शामिल करना हो सकता है ये 10,000 हो सकता है ये 1 लाख हो सकता है 10 लाख हो, लेकिन 34.45 लाख वोट जो है, इनके ऊपर ट्रिब्यूनल पूरा का पूरा एक साथ फैसला कर दे, इस बात की संभावना मुझे कम दिखाई देती है। आपको पता है एसआईआर के अंदर किन किन लोगों के नाम काटे जाते हैं, जो डुप्लीकेट होते हैं उनके नाम काटे जाते हैं, जो मारे गए हैं उनके नाम काटे जाते हैं, जो हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ के विस्थापित हो गए हैं उनके नाम काटे जाते हैं। लेकिन इस बार एक नई श्रेणी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बनाई गई, जिसमें यह देखा जा रहा है कि जो आपका पुराना वोटर लिस्ट में नाम है, आपका जो सरनेम है, आपका जो स्पेलिंग है, उसमें किस किस तरह के अंतर है। क्योंकि ये आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट के अंदर शुद्धिकरण की बहुत जरूरत है, और यहां पर फर्जी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये आरोप बीजेपी हमेशा से लगाती रही है। बीजेपी क्या, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो ममता बनर्जी के खिलाफ संघर्ष करती हैं, वो ये आरोप लगाती रही हैं। इसीलिए एसआईआर हुआ था, इसीलिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात आई, इसी को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई कि 91 लाख बहुत बड़ा नंबर है, आप कोई राहत दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ट्रिब्यूनल है, वो ट्रिब्यूनल जो है अब इन पूरे मामलों की जांच करेगा, और उसके आधार पर कोई सही वोटर है या नहीं है उसका निर्धारण करेगा। तो ये तो ट्रिब्यूनल का काम हो गया। इसी ट्रिब्यूनल के काम में ये तमाम चीजों को देखा जाना है। और क्या ट्रिब्यूनल 34.45 लाख केसेस क्लियर कर पाएगा? नहीं। लेकिन आपको कहते हैं ना कि समुद्र के अंदर बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो अगर 10-20 हजार एक कॉन्स्टिट्युएंसी में हार और जीत का अंतर 100 वोट या 200 वोट का है, और उसी कॉन्स्टिट्युएंसी के 5,000 या 8,000 या 10,000 वोटरों को जिनके नाम कट चुके हैं, ट्रिब्यूनल के बाद वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, बीजेपी के अंदर भी मतुआ और राजवंशी समुदाय जो बांग्लादेश से हिंदू भारत आए हैं, उनके कई सारे वोट्स कटे हैं। बीजेपी इसको लेकर चिंतित है, बीजेपी उसकी दिशा में काम कर भी रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि इस पूरे मामले में ममता की चिंताएं ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दीपक जी आप ठीक कह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती ये भी है ना कि एसआईआर पूरे देश में होना है, सभी जगहों पे चल रहा है, और सब जगह की ऑपोजिशन पार्टी
फाइनल क्लेम के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन बिटवीन एक रास्ता निकालना होगा, जो इलेक्शन कमीशन भी उसको आगे फॉलो करे, ताकि हर जगह ये चैलेंजेस ना मिले, हर जगह ये डिस्प्यूट ना हो। तो वैसे में सुप्रीम कोर्ट ने 142 का जो धारा का यूज किया है अपने लिए, मुझे लगता है मील का पत्थर इसलिए भी होगा कि आगे अब एसआईआर के समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या इलेक्शन कमीशन हो या सरकारें हो, वो मोर ज्यादा अलर्ट रहेंगी, ज्यादा विजिलेंट होंगी, ताकि आगे कोई गलती ना हो और ऐसी कोई लास्ट मोमेंट पे जिसको कहते हैं भाग दौड़ और धरपकड़ ऐसी करने की नौबत नहीं आए। क्योंकि टाइम कम है और जहां वोट 10 वोटर से भी एमएलए बनते और बिगड़ते हैं, 100 वोटर, 200 वोटर, 1000 वोटर पे तो 50 से 70 सीटें इंपैक्ट हो जाती है। तो वैसे में 34 लाख वोटों का नाम ऐड ऑन होना करना बहुत बड़ी बात है। दीपक जी, मैं एक बात और आपसे बस समझना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस समय आपको लगता है कि चीजों को ट्रिब्यूनल के थ्रू करके और फेयर इलेक्शन 23 तक कराने की पोजीशन में होगी, या उसको मतलब 21 को चूंकि अगर ट्रिब्यूनल ने दिया 2 दिनों में, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के सामने और स्टेट गवर्नमेंट माने स्टेट मैशनरीज के सामने? देखिए, इलेक्शन कमीशन को इसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है। इस इलेक्शन कमीशन को एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट निकालनी है। जो प्राइमरी वोटर लिस्ट है वो तो वो निकाल चुकी है, वो फाइनल हो चुकी है। उसका जो इलेक्टोरल रोल है वो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं और पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको पहुंच चुका होगा। अब यहाँ पर उनको क्या करना होगा? देखिए, कागज पत्री बहुत सारी होती है जब कानूनी कामकाज होते हैं। तो हाईकोर्ट ने 34.45 केसेस पेंडिंग बताए हैं। तो इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इतना करना होगा कि ट्रिब्यूनल जिन वोटों को क्लियर कर रहा है उन वोटों को वो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट के अंदर डाल दे। आपने बिल्कुल सही कहा, एक वोट की भी कीमत होती है। भूलिए मत, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से संसद के अंदर चली गई थी। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहां विधानसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर लोग एक एक वोट से हारे या जीते हैं। उस उनके किस्से किसी और दूसरे दिन समझाएंगे। लेकिन यहां पर ओम प्रकाश, ये बात समझ पड़ती है कि यह सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है और इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव एक नई दिशा की तरफ जाएगा। क्योंकि कटे हुए वोट जो है बहुत कुछ कह रहे थे। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर हो पाता है, चुनाव आयोग कितना ये करा पाता है, इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल चुनावी हिंसा के अंदर नंबर 1 का राज्य है आज की तारीख में। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश के बाकी हिस्सों में चुनावी हिंसा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो अब चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बैठती है। और जो अभी तक वहां से इंडिकेशन मिल रहे हैं, मैंने बताया कि पहले दोनों के बीच के वोट प्रतिशत का अंतर 10% था, अब 2% पर आ गया है। तो मेरे ख्याल से अभी तो और जो है कैंपेन बाकी बढ़ेगा है। मामला, ट्रू। 21 तारीख तक और कैंपेन होगी, 27 तारीख तक दूसरे भाग के अंदर कैंपेन होगी। क्योंकि पहले दौर के अंदर जो अगर हम देखें तो पहले दौर के अंदर 23 तारीख और दूसरे दौर के अंदर 29 तारीख है। और इन दोनों जगह लगभग 150 के आसपास जो सीटें हैं जिनके ऊपर पोल होने हैं। तो मुझे लगता है कि अब पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। दीदी चौका लगा पाएंगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें लगी होंगी। लेकिन उससे बड़ी निगाहें इस पर लगी होंगी कि बीजेपी अपना पहला चुनाव वहां पर जीत पाती है या नहीं। फीडबैक, तो ट्रू। चलिए, आज इसी पर इतनी सी बात। फिर किसी और मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आएंगे। कल कोशिश करेंगे, महिला आरक्षण का रिजल्ट आ जाएगा, सरकार ने दांव क्यों खेला, सरकार का ये दांव कैसा रहा और सरकार क्या इसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठा पाएगी, इन तमाम चीजों पर हमारी नजरें होंगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अधिक से अधिक हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही।